हेलो दोस्तों। तो एक नई डिफरेंस में आपका स्वागत है। ये जो डिफरेंस होने वाला है ये है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट। यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होता है हम इसमें जानेंगे एक डिफरेंस के थ्रू, ठीक है ना। तो 3 पॉइंट आपके सामने है, मैं एक पॉइंट और लिखूंगा जिससे ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो पहले 3 पॉइंट समझ लेते हैं, देन मैं एक पॉइंट और आपको लिख करके दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो सबसे पहले लिखा हुआ है डेफिनेशन। डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसने कहा इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ बेनिफिट फोरगॉन, यानी वो बेनिफिट जो आपने छोड़ दिया। फोरगॉन मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है ना। छोड़ दिया बाय चूजिंग वन अल्टरनेटिव, क्योंकि आपने जो चूज किया वो एक अल्टरनेटिव को चूज किया है रेदर देन द अदर, यानी दूसरे के बजाय। जैसे मान लो कि आपके इस हाथ पे बर्गर है, इस हाथ पे समोसा है, ठीक है ना। अगर अब आपके पास मान लो 10 रुपए पड़े हुए, 10 रुपए में या तो बर्गर खा सकते हो या तो समोसा खा सकते हो। क्लियर? कोई एक ही 10 रुपए पड़े हुए। अब आपने अगर बर्गर खाते हो तो आपको समोसा छोड़ना पड़ेगा, और अगर समोसा खाते हो तो आपको बर्गर छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यही यहाँ पे बोला गया है, इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ बेनिफिट फॉरगॉन, यानी वो बेनिफिट जो कि आपने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि आपने चूज किया वन अल्टरनेटिव रेदर देन अदर। तो इसका मतलब ये भी, अगर आप बर्गर को चूज करते हो तो बर्गर की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वो क्या होगी? समोसा। समझ में आ गया? ऐसे पढ़ते हैं। और अगर आप समोसे को चूज करते हो तो समोसा तो आपने ले लिया, तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है जो आपने लूज किया है? वो है ये क्या? बर्गर। तो बर्गर की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो है समोसा। अगर समोसा लेते हो तो समोसे की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनेगी फिर क्या? बर्गर। समझ में आ गया? ऐसे ही हमारा है इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट एग्जामिन द टोटल गेन। यहां पे टोटल की बात करते हैं, ठीक है। ये तो सिर्फ एक तरफा ले रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है ये टोटल गेन या टोटल लॉस की बात करेगा, जो कि एसोसिएटेड विद, एसोसिएटेड मतलब होता है जुड़ा हुआ है, विद सेलेक्टिंग वन ऑप्शन, जब आप एक ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो ओवर अनदर, दूसरे के बजाय, ठीक है। अब वो जो टोटल गेन है वो इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज हो सकता है, या जो टोटल गेन और लॉस है वो इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस, किसी भी तरह से हो सकता है। तो यहाँ पे टोटल गेन और टोटल लॉस की बात की गई है। जबकि यहाँ पे क्या बोला, अगर आप बर्गर ले रहे हो ना तो उसका मतलब उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो समोसा हुआ, तो दूसरा ये जो लॉस हो रहा है इसको देखा जाता है। जबकि इसमें ये भी देखना है, इसमें जो खर्चा हुआ है इसको अचीव करने के लिए, और साथ में ये भी देखना है, तो दोनों इसमें देखने। क्लियर हो गया? तो पहला पॉइंट क्लियर होता है, इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ बेनिफिट फॉरगॉन बाय चूजिंग वन अल्टरनेटिव रेदर देन अदर। इसमें क्या इकोनॉमिक कॉस्ट एग्जामिन करता है, टोटल गेन और टोटल लॉस की बात करता है, जो कि जुड़ा हुआ होता है जब आप सेलेक्ट करते हो एक ऑप्शन को रेदर देन अदर, यानी ओवर अनदर बोल सकते हो, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ ये रिसोर्सेज हो सकता है, टाइम हो सकता है, या एक्सपेंस हो सकता है। क्लियर हो गया? इसका मतलब ये ज्यादा बड़ा है, सबको इंक्लूड करते हैं, ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट ये वाला है। तो इसने बोला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हैज अ नैरोअर स्कोप, ठीक है। नैरोअर मतलब होता है छोटा। तो सेकंड पॉइंट स्कोप आ रहा था, स्कोप में क्या बोला हमने, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो स्कोप है वो नैरोअर है, जबकि जो उसका स्कोप है वो क्या, ब्रॉडर है, बड़ा स्कोप है इसका। समझ में आ गया? क्यों नैरोअर है? क्योंकि सिंस इट इज अ पार्ट ऑफ, ये पार्ट है, किसका पार्ट है? ओवरऑल इकोनॉमिक कॉस्ट का, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इकोनॉमिक कॉस्ट का एक पार्ट है, ठीक है ना। यानी एक तरह से पापा जी ये बच्चा, ठीक है ना, तो ये छोटा है, ये बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो उसने बोला इकोनॉमिक कॉस्ट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, सिंस इट इंक्लूड, क्योंकि इंक्लूड करता है, किसको इंक्लूड करता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। समझ में आ गया? तो उसके अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आती है, इसलिए ये बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये आपका छोटा कॉन्सेप्ट है। तो मेरे हिसाब से 2 पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं, ठीक है ना। प्लीज कमेंट बॉक्स में बता देना आपको अच्छे से क्लियर हुए हैं या नहीं हुए 2 पॉइंट। अब आते हैं तीसरे पॉइंट की ओर, जो कि तीसरा पॉइंट मेरा है कि अकाउंटिंग कॉस्ट के बारे में। तो उसने बोला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है ना वो डज नॉट इंक्लूड, नहीं करता इंक्लूड भाई। किसको इंक्लूड नहीं करता? द अकाउंटिंग कॉस्ट। तो ये अकाउंटिंग कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करता, जबकि ये इंक्लूड करता है अकाउंटिंग कॉस्ट को। इतना भी आप लिख सकते हो, पूरा लिखना तो पूरा लिखिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड द अकाउंटिंग कॉस्ट एसोसिएटेड विद, जो कि जुड़ी हुई है विद सेलेक्टिंग अ सर्टेन अल्टरनेटिव, यानी जब किसी आप सर्टेन अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करते हो तो उससे रिलेटेड जो कॉस्ट होती है उससे जुड़ी हुई आप उस पर ध्यान नहीं देते हो। क्लियर हो गया? जबकि यहां पे क्या है, इसमें इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड करता है अकाउंटिंग कॉस्ट किसकी? ऑफ रिजेक्टिंग। अगर आप रिजेक्ट भी कर रहे हो ना किसी चीज को, आपने समोसा लिया तो आपने इसको रिजेक्ट किया, तो सब कुछ इसमें सब कुछ होगा अ सर्टेन अल्टरनेटिव, तो उसमें सारे कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है। तो ये अकाउंटिंग कॉस्ट को इंक्लूड करेगा, ये नहीं करेगा, ये सिर्फ एक ही करेगा, एक को छोड़ देगा। समझ में आ गया? तो डज नॉट इंक्लूड अकाउंटिंग कॉस्ट, इसमें इंक्लूड अकाउंटिंग कॉस्ट, यानी रिजेक्टिंग अ सर्टेन अल्टरनेटिव की भी आप यहाँ पे कॉस्ट क्या करोगे? इंक्लूड करोगे। समझ में आ गया? तो 3 पॉइंट आपको समझ में आ गया, फटाफट से नोट डाउन करिए इसको। अब इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, ये हमारा जो पॉइंट है ये हमारा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल को ध्यान से समझना जरा, ठीक है? चलो ध्यान से।
लिखा हुआ एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड अ कंपनी। देखो अ कंपनी लिखने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि लिमिटेड लगते ही कोई भी चीज के पीछे अगर लिमिटेड लगता है या प्राइवेट लिमिटेड लगता है, लिमिटेड वर्ड होना चाहिए तो कंपनी बन जाती है, ठीक है। तो एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, कैन रेज, वो रेज कर सकती है कैपिटल, यानी इसको पैसे की जरूरत है, वो किस लिए कैसे रेज करेगी, फॉर इट्स बिजनेस ऑपरेशन, यानी वो बिजनेस के लिए कैपिटल रेज करना चाहती है, ठीक है, थ्रू आइदर। अब उसके बाद दो ऑप्शन है, या तो वो डिवेंचर से करे, है ना, डिवेंचर इन डेट कैपिटल, पैसा लोन की फॉर्म में, कर्ज की फॉर्म में लेते हैं ना, ऋण की फॉर्म में, ऋण, तो ऐसा ले, या तो इक्विटी शेयर कैपिटल से ले। तो पहले क्वेश्चन समझिए, एक एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, जो कि रेज कर रही है, कैन रेज कैपिटल, वो रेज कर सकती है कैपिटल, कैसे, फॉर इट्स बिजनेस थ्रू, या तो डिवेंचर की फॉर्म में पैसा ले, या तो वो इक्विटी शेयर कैपिटल के पैसे में पैसा ले, इक्विटी शेयर कैपिटल की फॉर्म में पैसा ले, या तो क्या ले, डिवेंचर, तो शेयर या फिर डिवेंचर, क्लियर हो गया। ये सेम ये लाइन यहाँ पे भी लिखनी है आपको, सेम ये, अभी सेम मत लिख देना पेपर में, ये जो तीन लाइन है यहाँ पे भी लिखनी है, समझ में आ गया, क्योंकि एग्जांपल सेम है स्टार्टिंग का। अब दो कंपनी का जो है ना, द कंपनी हैज टू इवैल्यूएट, कंपनी को इवैल्यूएट करना पड़ेगा दीज टू अल्टरनेटिव, जो दोनों के दोनों अल्टरनेटिव आपके पास है, इनको ढंग से आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा, इनके जांच पड़ताल करनी पड़ेगी, मूल्यांकन करना पड़ेगा, सब कुछ करना है, एंड सेलेक्ट करना है द ऑप्शन विच दे बिलीव विल बी मोर प्रॉफिटेबल फॉर देम, और फिर उस ऑप्शन को चुनना है कि वो जो उसके लिए प्रॉफिटेबल होगा, यानी या तो डिबेंचर या तो इक्विटी, क्लियर हो गया। तो यहां तक भी ना, यहां तक आप यहां पे लिख सकते हो, इधर से सेम यहां पे लिख सकते हो, तो इतना पोर्शन जो है ये दोनों कॉमन रहेगा दोनों में, यहां तक इधर तक, समझ में आ गया। तो एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उसको पैसा रेज करना, वो कैसे कर सकती है, या तो डिबेंचर की फॉर्म में या तो इक्विटी है, वो दोनों में से कोई एक करना चाहती है, तो कंपनी को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ढंग से, दोनों ऑप्शन को समझना पड़ेगा, ठीक है, दोनों ऑप्शन में क्या बेनिफिट्स है, क्या उसको लॉस हो रहा है, सब ध्यान से देखना पड़ेगा, और जब वो इवैल्यूएट कर लेगा दोनों ऑप्शन को, तो फिर उसको बेस्ट अल्टरनेटिव को चुनना है, जो कि उसको क्या है, उसके लिए प्रॉफिटेबल हो। यहां तक समझ में आ गया। अब क्वेश्चन अब हमारे पास आता है कि इफ द फर्म, अगर फर्म जो है ना, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, ठीक है ना, इफ द फर्म, अगर फर्म जो है ना डिसाइड कर रही है टू चूज अल्टर इक्विटी शेयर कैपिटल ऑप्शन, अगर फर्म कह रही है कि मैं इक्विटी शेयर कैपिटल ऑप्शन चुनना चाहती हूँ टू फाइनेंस इट्स ऑपरेशन, कि वो जो ऑपरेशन चलाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए जो पैसा चाहिए, तो वो किस फॉर्म में लेना चाहती है, इक्विटी की फॉर्म में लेना चाहती है। तो इसका मतलब ये हुआ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वुड बी, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वो ये होगी द पोटेंशियल बेनिफिट, यानी वो बेनिफिट जो कि आपने, इट विल लूज, यानी छोड़ देगी, वो बेनिफिट जो ये छोड़ देगी बाय नॉट सेलेक्टिंग, क्यों, क्योंकि इसने सेलेक्ट नहीं किया डिवेंचर ऑप्शन को। भाई इक्विटी था, ये डिवेंचर था, कंपनी कह रही मैं इक्विटी लूंगी, तो इक्विटी लूंगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको वो बेनिफिट जो उसने छोड़ दिए, क्या बेनिफिट छोड़ दिए, डिवेंचर के बेनिफिट जो होते हैं, ठीक है, तो वो बेनिफिट जो छोड़ दिए बाय नॉट चूजिंग डिवेंचर ऑप्शन, तो वही लिखा हुआ ना कि इफ द फर्म डिसाइड्स टू चूज इक्विटी शेयर कैपिटल ऑप्शन टू फाइनेंस इट्स ऑपरेशन, अपने ऑपरेशन के लिए अगर इक्विटी शेयर कैपिटल लेती है, तो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वो होगी वुड बी द पोटेंशियल बेनिफिट, वो बेनिफिट जो कि इसने छोड़ दिए, क्योंकि इसने चुना ही नहीं डिवेंचर ऑप्शन, समझ में आ गया। बट यहाँ पे क्या रहेगा, तो यहाँ तक तो सेम है, ये तीन लाइन भी सेम रहेगी और यहाँ तक भी सेम रहेगा, ये पूरा यहाँ पे एज इट इज उतारना है, समझ में आ गया। और उसके बाद ये पैराग्राफ चेंज होकर आ जाएगा, द इकोनॉमिक कॉस्ट जो होगी ऑफ चूजिंग इक्विटी कैपिटल, अगर मान लो इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल पूरा लिख लेना, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चूजिंग इक्विटी शेयर कैपिटल वो क्या होगी, उसने बोला वुड बी द टोटल किसका, ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ चूजिंग डिवेंचर ऑप्शन, अगर वो डिवेंचर ऑप्शन चुनता तो उसको क्या बेनिफिट होते वो भी देखना है, और साथ में एंड अकाउंटिंग कॉस्ट भी देखनी है, किसकी, जो एक्सपेंस इनकर्ड हुए, यानी जो खर्चे हुए होंगे फॉर रेजिंग फाइनेंस थ्रू इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी डिवेंचर चुनता मैं, ये डिवेंचर था ना, तो ये डिवेंचर चुनता तो मुझे क्या बेनिफिट होते मुझे वो भी देखना है, और मैंने इक्विटी चुना है तो इसके लिए मुझे कुछ खर्चे वर्चे तो लगे होंगे ना, तो इसको भी देखना है, तो दोनों को देखूंगा, तो इकोनॉमिक कॉस्ट। और मैंने यहाँ पे क्या किया, इक्विटी को देखा तो डिवेंचर छोड़ दिया, तो मैंने क्या बेनिफिट छोड़ दिए, ये जो मैंने बेनिफिट छोड़ दिए मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, तो इसमें सिर्फ एक को ही कंसीडर करना है, इसमें दोनों को कंसीडर करना है, समझ में आ गया। होप सो आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, अगर ये वीडियो आपको समझ में आई तो प्लीज कमेंट में बता देना है कि भैया, जो भी आप मुझे बोलो, ठीक है, भैया समझ में आ गया, सर मुझे समझ में आ गया है, ठीक है ना। चलो तो इस पार्ट को, यानी सॉरी जो हमारा ये डिफरेंस था, मैं इसको यहीं पे खत्म कर देता हूँ, ठीक है ना। मिलते हैं किसी एक नए डिफरेंस में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।